राम राम, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल हाइपर स्टडीज़ में। और आज हम विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। क्या टॉपिक है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया आपने साधारण रूप में सुना होगा कि सांस को अंदर लेना या बाहर लेना ही श्वसन होगा, लेकिन यह श्वसन की प्रक्रिया यहाँ तक ही सीमित नहीं है। यदि विज्ञान की परिभाषा में हम जानना चाहें कि श्वसन क्या है, तो श्वसन है जैसे हम शरीर में क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं तो एक जैव रासायनिक क्रिया वहाँ पर घटित होती है। क्या होगी? खाना खाएंगे, खाने में क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को शरीर क्या करेगा? पचाएगा तो हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा का क्या करेगा फिर वो? भंडारण यानी एकत्रण करेगा। कैसे? जब इस ग्लूकोज को जब हम श्वसन करते हैं तो क्या प्राप्त होगी? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया, यानी ग्लूकोज का क्या हो रहा है फिर? ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण होगा तो फिर ये ग्लूकोज क्या हो जाएगी? विघटित, यानी अपने अणुओं में टूटकर नए उत्पादों का निर्माण करेगी। और साथ में हमें क्या प्राप्त होगी? फिर वहां से ऊर्जा प्राप्त होगी। उस ऊर्जा को हम लेते किस रूप में हैं? वहां पर एटीपी के रूप में। किस रूप में मिलती है ऊर्जा? ये एटीपी के रूप में। तो देखिए, श्वसन प्रक्रिया यानी कि ग्लूकोज का वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी ग्लूकोज का क्या हो जाए? ऑक्सीकरण के द्वारा विघटन, और विघटन के बाद में एटीपी निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। यानी श्वसन के दौरान फिर क्या होगा? ग्लूकोज है उसकी मात्रा विघटित हो रही है, कुछ मात्रा में CO2 बनेगी, कुछ मात्रा में जल बनेगा और साथ में एटीपी का निर्माण होगा। जैसे कि यदि हम इसकी रिएक्शन देखें, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। जब हम श्वसन कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन इसके ऊपर आक्रमण करेगी और हमें रिएक्शन के रूप में क्या प्राप्त होगा? यहाँ से एक तो CO2 मुक्त होगी जो हम वापिस श्वास प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और क्या प्राप्त होगा? वाटर, और साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। और यही ऊर्जा हमारे शरीर के दैनिक कार्यों को करने में हमें सहायता करती है। 6 CO2 12 H2 और प्लस में एटीपी का निर्माण। तो ग्लूकोज का जब अणुभार है पूरा, ये जब टूटेगा आगे तो CO2 शरीर से क्या हो जाएगी? बाहर। यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि जब ये श्वसन की प्रक्रिया होगी तो शरीर का भार क्या होगा? फिर शरीर के भार में कमी होगी। क्या हो जाएगी? कमी। तो ये था नॉर्मल श्वसन के बारे में कि हमने जाना श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है? ग्लूकोज पर ऑक्सीजन का आक्रमण, जिससे ग्लूकोज विघटित होकर हमें क्या देती है? CO2 प्लस में H2 और प्लस में कुछ मात्रा में हमें ऊर्जा यहाँ पर शरीर को कार्य हेतु मिल रही है। ये CO2 श्वसन प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी, तो जिसके कारण शरीर के भार में लगभग क्या होगा? हमारी कुछ न कुछ मात्रा में कमी आएगी। अब देखिए, हम श्वसन की अवस्थाएं देखते हैं अलग अलग। श्वसन की अवस्थाओं के बारे में यदि बात करें कि किस प्रकार से होकर श्वसन हो रहा है, देखिए श्वसन की अवस्थाओं की यदि बात करें, अवस्था पहला देखते हैं हम बाह्य रूप में श्वसन की क्या है। नंबर 1 यदि बात कर लेते हैं हम किसकी? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का बिल्कुल साधारण सा ही अर्थ है क्या? कि फेफड़े और वातावरण की वायु है उसका आदान प्रदान जो हो रहा है वही क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, फिर वातावरण में वापस कुछ मात्रा में CO2 और उसके साथ में अन्य गैसें वापस वातावरण में प्रसारित की जा रही है, बाहर निकाली जा रही है, तो वो क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब है कि हमारे फेफड़े और जो वातावरण है उनके मध्य गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या कहलाएगा? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन होने के बाद में हम देखते हैं कि शरीर में फिर एक ऑक्सीजन का परिवहन
किस प्रकार से होगा, क्योंकि जीवनदायिनी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो इसका परिवहन कैसे होगा, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जा रही है तो इस ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन। किसके द्वारा, ये ऑक्सीजन जाकर शरीर में जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी इस ऑक्सीजन का परिवहन होगा हीमोग्लोबिन के साथ में। और जैसे ही आपको बताया था कि ग्लूकोज का अणु CO2 वाटर और ATP में टूट जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, CO2 का। इस CO2 तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर शरीर से अलग अलग अंगों तक, कोशिका तक पहुंच रही है। और जब ये CO2 का निर्माण हो जाएगा तो किसके साथ में, ये CO2 का परिवहन होता है हमारे शरीर में प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यही से बनता है कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करें तो उसमें शरीर में CO2 का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ये नहीं पूछा जाता, ये तो सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में कोशिकाओं तक हो रहा है। लेकिन CO2 जो बन रही है इसका वापस प्रसारण किसके द्वारा हो रहा है, ये प्लाज्मा के साथ में प्रवाहित होकर शरीर से बाहर है, लास्ट में फेफड़ों द्वारा और फिर श्वसन नलिका द्वारा वापस से नासाद छिद्र से बाहर चली जाती है। बाह्य श्वसन, परिवहन और उसके बाद में आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन की यदि बात करें तो क्या होगा, रक्त तथा अन्य ऊतकों तक, उन अन्य ऊतकों के मध्य गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान। जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन प्रयोग अंदर चली गई बॉडी के अंदर, वहां से कहां तक है, फेफड़ों में। अब फेफड़ों के द्वारा क्या होगा, आगे अन्य जो ऊतक है हमारे शरीर के, उन तक किसके द्वारा, रक्त के साथ में पहुंचेगी, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर। यानी आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया में हो क्या रहा है, शरीर के विभिन्न ऊतक यानी कोशिका वाले जो अंग है अंतिम, उन तक किसके द्वारा, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन या फिर अन्य जो भी गैस है उनका परिवहन क्या कहलाएगा, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन, परिवहन, आंतरिक श्वसन और उसके बाद में कोशिकीय श्वसन, यानी जब कोशिका तक हमारी ऑक्सीजन गैस पहुंच जाएगी तब उसमें श्वसन किस प्रकार से हो रहा है। कोशिका में उपस्थित क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज, और उस पर आक्रमण कौन करेगी, ऑक्सीजन गैस। ग्लूकोज है और ग्लूकोज पर ऑक्सीजन आक्रमण करेगी तो क्या होगा, आपको अभी बताया था ATP का निर्माण होगा, हमें जो जरूरत है, बाकी गैस और जल उसका निर्माण होगा, CO2 का, वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। यानी इसके द्वारा आपको पहले ही बताया था रिएक्शन क्या होती है इसमें, यहाँ पर CO2 गैस प्लस में H2O और प्लस में हमें ATP के रूप में ऊर्जा मिल रही है। तो ये थी नॉर्मल प्रक्रिया किसकी, श्वसन की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत की। सबसे पहले बाह्य श्वसन, फेफड़े और वातावरण इनके मध्य गैसों का आदान प्रदान किसके अंतर्गत है, बाह्य श्वसन। उसके बाद में हमने देखा परिवहन किसका, किन के द्वारा हो रहा है, ऑक्सीजन का किन के द्वारा, हीमोग्लोबिन, और CO2 का प्लाज्मा के द्वारा। उसके बाद में आंतरिक श्वसन, आंतरिक का मतलब है ऊतक और रक्त के द्वारा गैसों का आदान प्रदान शरीर के विभिन्न भागों तक, किसके अंतर्गत है, आंतरिक श्वसन में। और फिर लास्ट में कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज पर जब ये ऑक्सीजन पहुंचती है तो आक्रमण होता है, यहाँ पर क्या होगा, एक जैव रासायनिक क्रिया, और जिसके अंतर्गत CO2, H2 और ATP के रूप में हमें ऊर्जा मिलेगी। ये था श्वसन की प्रक्रिया या अवस्था के बारे में नॉर्मल बात। और आगे हम देखते हैं अब श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग यानी श्वसन तंत्र का यदि बाकी बात करें तो यहाँ से कहाँ से लेकर कहाँ तक की जो गैस है वो पहुँच रही है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पहला तो है श्वसन मार्ग की गैसें कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है, और एक हम पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में, क्योंकि अंतिम में कौन है, लंग्स का ही काम यहाँ पर, फेफड़े। दो चीज़ें पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं हम किसके बारे में, श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग के लिए पहला हमारे पास में होता है नासा गुहा, जिसके द्वारा वातावरण से शरीर को, पहला अंग जिसके द्वारा वातावरण से क्या होता है, ऑक्सीजन या फिर अन्य गैसों को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। नासा गुहा से आगे जाती है ये गैसें किस में, गर्सनी में। गर्सनी
जो कि किसका भाग है, पाचन नलिका में हमने पढ़ा था, पाचन तंत्र वाले भाग में, जिससे गैसों का आदान प्रदान भी होता है और भोजन का भी आदान प्रदान, दोनों का ही क्या है कि उभयनिष्ठ मार्ग होता है। नासा गुहा से गैस किस में चलेगी, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद में कहाँ पे जाएगी, यहाँ से अलग मार्ग हो गया इसका, श्वास नली में। किसमें, श्वास नली में। और श्वास नली के बाद में जाएगी प्रथम श्वसनिका। प्रथम श्वसनिका से, प्रथम श्वसनिका या प्रथम श्वसनी, उससे किसमें, द्वितीय श्वसनी, फिर तृतीय श्वसनी और लास्ट में श्वसन श्वसनिका, यानी द्वितीय श्वसनी में। प्रथम श्वसनी से द्वितीय में, द्वितीय से तृतीय श्वसनी और तृतीय श्वसनी से किसमें, श्वसन श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका तक गैस आने के बाद में जाएगी किसमें, अंतः श्वसनिका में। किसमें, अंतः श्वसनिका। अंतः श्वसनिका से आगे वायु कूपिका में, जो भी हम बोल रहे वायु कूपिका वाहिनी जो है, वायु कूपिका वाहिनी। और वायु कूपिका वाहिनी से लास्ट में किसमें, वायु कूपिका में। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा हमारे शरीर में फेफड़ों तक पहुंचने वाला पूरा मार्ग है किसका, श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत है। सबसे पहले नासा गुहा द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के रूप में हम गैसों को ग्रहण करें उनका, उसके बाद में वो जाएगी ग्रसनी में, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से प्रथम श्वसनिका, उससे द्वितीय में, द्वितीय से तृतीय श्वसनी में, तृतीय श्वसनी से किस में आएगी, श्वसन श्वसनिका में। उसके बाद में श्वसन श्वसनिका से कहाँ पे जाएगी, अंतः श्वसनिका में। अंतः श्वसनिका से किस में, वायु कूपिका वाहिनी में। और वायु कूपिका वाहिनी से किस में, वायु कूपिका में, वायु कूपिका में। अब देखिए, यदि हम नॉर्मल चित्र के रूप में एक बात करते हैं कि किस तरीके से श्वास नली से फेफड़ों तक जा रही है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इस चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कौन होता है, कंठ। कंठ के बाद में यहाँ पर हमारी ये जो श्वास नली है, इसमें कुछ इस तरीके से छल्लेनुमा आकृति यहाँ पर इनमें मिलती है। इसके बारे में हम आगे पढ़े कि यहाँ पर ये जो छल्ले पाए जाते हैं इनका कारण क्या है। तो ये मिलते हैं यहाँ पर हमें सी आकार के छल्ले। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही है, किस आकार के छल्ले, तो सी आकार के। और एक पूछा जाएगा इनका कार्य क्या है। तो जैसे हम श्वास ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दाब वायु का ज़्यादा, और दाब ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, फिर अंदर की तरफ संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है। उसी संकुचन को रोकने के लिए, इसको पिचकने से रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पर सी आकार के छल्ले प्राकृतिक रूप से हमारी इस श्वास नली में पहले से बने हुए होते हैं। यानी ये क्या है, श्वास नली, और जिसमें क्या पाया जाता है, सी आकार के छल्ले। ये है श्वास नली। उसके बाद में ये हमारे फेफड़े, जिसमें कि ये कौन सा है, दायां भाग, और ये बायां। यहाँ पर ये आगे और भी जुड़ी रहती है इस तरीके से।
देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये चित्र कंप्लीट कर लिया। यानी ये जो अंतिम मार्ग है ये क्या कहलाता है, यहाँ पर वायु कोपिका ही लिखा था हमने लास्ट में। वायु कोपिका वाहिनी से लास्ट में किस में जाती है, वायु कोपिका में, तो ये वायु कोपिका हो गई। और इसके नीचे एक संरचना और होती है इस तरीके से, और उसे बोलते हैं हम तनुपट या फिर डायाफ्राम। डायाफ्राम या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, तनुपट। ये हमारा एक नॉर्मल सा चित्र। अब हम इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाक या फिर नासा छिद्र की। सबसे पहला नाक या फिर नासा छिद्र क्या होगा, ये आप सभी जानते हो। ये क्या है, यहाँ से श्वसन की स्टार्टिंग की जो प्रक्रिया वो इसी से आरंभ है। और यानी गैसों का जैसे शरीर के अंदर हमें लेना है तो किसके द्वारा होगा, स्टार्टिंग प्रारंभ की प्रक्रिया नासा छिद्र के द्वारा। यानी ये तो क्या है हमारा आरंभिक अंग बोल दीजिए, चाहे आरंभिक प्रक्रिया, यहीं से प्रारंभ, आरंभिक प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ। नाक के शीर्ष भाग पर यदि हम देखें तो क्या होता है, नासा छिद्र होते हैं। जैसे इस तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड में नाक के 2 छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, नासा छिद्र। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, वातावरण से जो भी वायु है उसको ग्रहण किया जाता है शरीर के अंदर श्वसन प्रक्रिया के दौरान। दोनों नासा छिद्र, इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक अस्थि पाई जाती है। और उस अस्थि को क्या बोलते हैं हम, हाइलिन। क्या नाम है, हाइलिन उपास्थि। और जिसके द्वारा ये दोनों नासा छिद्र आपस में क्या रहते हैं, पृथक, यानी कि अलग अलग रहते हैं। तो दोनों नासा छिद्र के बीच में कौन सी अस्थि पाई जाती है, हाइलिन उपास्थि। और नाक में आपको पता होगा कि ग्रंथि पाई जाती है, और जिसका नाम क्या है, सीबेशियस। सीबेशियस ग्रंथि। सीबेशियस ग्रंथि का कार्य होता है, जैसे हम देखते हैं कि यदि वायु क्या बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको कुछ मात्रा में जलवाष्प के रूप में, यानी कि उसको हल्की आर्द्रता प्रदान करने का कार्य सीबेशियस ग्रंथियों के द्वारा ही होता है। और नासा में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ रोम भी पाए जाते हैं, यानी बाल पाए जाते हैं। और उन रोम का कार्य क्या होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं हमें रोम। और इन रोम का कार्य होता है वायु को स्वच्छ करना। जैसे बाहर से कोई, मान लीजिए कोई कीट पतंगा है या फिर कोई अन्य जो भी अवशिष्ट है कुछ इस तरीके से हवा में यदि हमारे आ जाएगा, कोई भी कण वगैरह है, तो उनको क्या होगा, ये रोम रोकने का कार्य करते हैं यहीं पर। यानी इनका कार्य क्या है, वायु को शुद्ध करना। भौतिक पदार्थ जो भी इसके अंतर्गत यदि श्वसन में हमें मिल रहे हैं तो उनको फिर ये यहीं पर रोक लेते हैं, रोम छिद्र जो भी, ये जो रोम है। ये था नासा के बारे में। और उसके बाद में हम देखते हैं गर्सनी। और गर्सनी आपको पहले जो पाचन तंत्र वाला था पार्ट हमने करवाया, उसमें पहले ही बता दी कि गर्सनी क्या है, भोजन और वायु दोनों का ही उभयनिष्ठ मार्ग होता है। और वहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है। जैसे कि हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ से एक तो गर्सनी, ये वाला भाग है गर्सनी। इस गर्सनी से यहाँ से ये वायु हेतु अलग हो जाएगी नलिका, और ये कौन सी, भोजन हेतु, जो कि कहाँ तक जाएगी, लास्ट में अमाशय में, यहाँ पर जिसके द्वारा भोजन चल रहा है। ये भाग जो गर्सनी वाला भाग है, यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है इसमें। और इस ढक्कन को क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस ढक्कन। एपिग्लोटिस ढक्कन। इस ढक्कन का कार्य क्या है, जैसे हम भोजन को ग्रहण करेंगे तो ये ढक्कन किसके आगे आ जाएगा, फिर श्वास नलिका के अंतर्गत इसके आगे आ जाएगा, जिससे भोजन कहाँ पे ना चले जाए, इस श्वास नली में न जाए, और भोजन सीधे ही कहाँ पे चला जाएगा, आगे गर्सिका में, गर्सिका से अमाशय में। लेकिन जैसे ही भोजन करने वाला हमने ग्रहण कर लिया तो फिर ये ढक्कन यहाँ से हटकर किस में चला जाएगा, इसे
भोजन वाली नलिका के यानी कि इस गर्शिका के आगे आ जाएगा। और आने के बाद में हम जैसे वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु कहाँ पे चला जाएगी, फिर श्वास नली में सीधे ही फेफड़ों तक पहुँच जाएगी। यानी एपिग्लोटिस ढक्कन का कार्य क्या है, जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके समय इस वायु जो है उसको रोकने का कार्य, श्वास नली में जाने के लिए रोकने के लिए ये आगे इसके आ जाएगा। कौन सा ढक्कन है, क्या बोलते हैं इसे, एपिग्लोटिस ढक्कन। बस कार्य इतने पूछ इस ढक्कन का नाम क्या है, एपिग्लोटिस ढक्कन। बहुत बार हम देखते हैं कि हमें क्या आती है, हिचकी, आपने नाम सुना होगा। आने का कार्य क्या है, वह यही होता है कि जैसे हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और साथ में यदि भोजन का टुकड़ा कुछ मात्रा में इस एपिग्लोटिस ढक्कन यदि यहाँ पे लग गया सही से तो नहीं जाएगा, लेकिन यदि कुछ मात्रा में आगे पीछे रह जाए तो भोजन का यदि छोटा मोटा अंश भी किस में चला जाए, श्वास नली में, तो वो फेफड़ों तक जाने के लिए उसको रोकने के लिए क्या होगा, हमारे ये जो डायाफ्राम होता है नीचे, ये क्या करता है, बार बार संकुचन शिथिलन की प्रक्रिया अपनी बढ़ा देता है, अपनी जो कुंचन गति है उसको, और बढ़ाने के द्वारा क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करेगा तो फिर ये ताकि ये जो भोजन करने वाला कुछ अंश इसमें चला गया उसको यहीं से बाहर निकालने का कार्य करेगा। क्योंकि यदि आगे फेफड़ों तक पहुँच जाएगा तो फिर आगे नुकसान करेगा शरीर में। यानी इस तरीके से एपिग्लोटिस ढक्कन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमने एपिग्लोटिस ढक्कन के बारे में जाना, नासा के बारे में देख लिया, उसके बाद में हमने गर्सनी को देख लिया। गर्सनी के बाद में देखिए लैरिक्स या फिर स्वर यंत्र क्या है। लैरिक्स यानी कि स्वर यंत्र कहाँ पे पाया जाता है, कंठ में। ये हमारा श्वसन मार्ग का ही क्या एक भाग है, हमारा श्वसन मार्ग ही है, एक प्रकार से श्वसन मार्ग है। और ये स्तनधारियों में क्या करता है, ध्वनि को उत्पादित करने का कार्य करता है। स्तनधारी जो प्राणी है, स्तनधारियों में ध्वनि उत्पादन का कार्य, ध्वनि उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स के द्वारा। पाए कितने जाते हैं, यानी ध्वनि उत्पादक यंत्रों में दो जोड़ी क्या पाया जाता है, वाक तंतु पाए जाते हैं, वाक तंतु, दो जोड़ी वाक तंतु। इनमें क्या कितने जोड़ी वाक तंतु पाए जाएंगे, दो जोड़ी। यानी ये क्या करेंगे, ध्वनि के उत्पादन का कार्य करेंगे, लेकिन सीधे ध्वनि से जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि हमारी नहीं होती। हम जो बोलते हैं, जो व्यक्ति समझ रहा है वो तो क्या है, आवाज़ है, ध्वनि नहीं है। सीधे ध्वनि क्या होती है, जैसे कि किसी वस्तु के नीचे गिरने के बाद में हमें जो भी उसकी धुन सुनाई दे रही वो होती है ध्वनि। तो और इसी तरीके की ध्वनि किसके द्वारा, इस स्वर यंत्र के द्वारा भी उत्पादित की जाती है। उस ध्वनि को आगे आवाज़ में तो क्या होता है, रूपांतरित किया जाता है, किसके द्वारा, जीभ के द्वारा। यानी जीभ का कार्य होता है कि ध्वनि को जो उत्पादित हो रही है उसको किस में बदलना, आवाज़ में। लेकिन ध्वनि के उत्पादन का कार्य किसके द्वारा है, तो लैरिक्स या फिर स्वर यंत्र जिसे बोलते हैं हम, उसके द्वारा हो रहा है। उसमें क्या पाए जाते हैं, दो जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं। जीभ जो है किसका निर्माण करेगी, उस ध्वनि से, आवाज़ का। लेकिन जीभ का भी नियंत्रण आवश्यक है, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा, इसका नियंत्रण होता है मस्तिष्क में। हमारे क्या होता है, वाणी केंद्र उपस्थित होते हैं मस्तिष्क में वाणी केंद्र। क्योंकि ऐसे यदि जीभ सीधी आवाज़ बनाने लग जाएगी तो व्यक्ति कुछ ही बकने लग जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो क्या करते हैं, सोच समझ कर ही बोलते हैं ना। यानी मस्तिष्क पहले उसका क्या करता है, पूरे का विश्लेषण करता है कि इस ध्वनि जो आई है इसको कैसी आवाज़ में रूपांतरित करना है। तो वो किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क में वाणी केंद्र होता है, उसके द्वारा निर्धारण किया जाता है पहले कि कौन सी आवाज़ में इसको बदलना है। गूंगे व्यक्तियों में क्या होता है, वाणी केंद्र विकसित नहीं होता। यानी कि ये नहीं है कि उनमें ध्वनि का उत्पादन नहीं हो रहा है, उनमें लैरिंक्स होता है लेकिन उनमें आवाज़ नहीं होती। और आवाज़ न होने का कारण क्या है, उनकी जीभ सही से कार्य नहीं कर रही। और जीभ सही से कार्य नहीं करने का मतलब है जीभ का नियंत्रण जो कि मस्तिष्क में वाणी केंद्र द्वारा हो रहा है वो उनमें अनुपस्थित है। गूंगे व्यक्ति जो भी है, गूंगे व्यक्तियों में ये जो वाणी केंद्र है ये नहीं होता।
मस्तिष्क में इनके वाणी केंद्र विकसित नहीं हो पाता। महिलाओं के ये जो वाक तंतु हमने पढ़े हैं, महिला और पुरुष इनके लिए अलग अलग संरचना होती है। महिलाओं के वाक तंतु कहते हैं पुरुष की तुलना में छोटे होते हैं। महिलाओं के वाक तंतु पुरुष की तुलना में छोटे, पुरुष की तुलना में छोटे होते हैं। छोटे होंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं कि महिलाओं की आवाज़ क्या है, पतली होती है। महिलाओं की आवाज़ आपने देखा होगा, महिला उसकी आवाज़ में क्या होता है, पतलापन होता है, आवाज़ उसकी पतली। आवाज़ पतली होने के कारण दो है। पहला तो क्या है, उनके वाक तंतु का आकार छोटा होना। पहला कारण क्या है, छोटा वाक तंतु, किसकी तुलना में, पुरुष की तुलना में। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो कि आपको पूछा जाता है कि इनके जो लैरिंक्स है, ये स्वर यंत्र है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है। नाम क्या है, एडम्स एप्पल। कहाँ पे पाई जा रही है एडम्स एप्पल संरचना, इस लैरिंक्स के चारों ओर। और ये एडम एप्पल्स जो संरचना है, ये क्या करती है, इनकी आवाज़ के पतलापन होने का कारण बनती है। तो महिलाओं में आवाज़ पतली होने का कारण, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि महिलाओं में पतली आवाज़ होने का कारण क्या है। तो पहला तो क्या है, ऑप्शन में यदि आपको मिलता है तो छोटा वाक तंतु होना, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। या फिर उनके लैरिंक्स के चारों ओर क्या पाई जाती है, एडम्स एप्पल नामक संरचना, जो कि पुरुषों में क्या होती है, अनुपस्थित, लेकिन इनमें पाई जाती है, जिसके कारण महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। पक्षियों की यदि बात करते हैं, उनमें ध्वनि उत्पादक यंत्र के रूप में क्या पाया जाता है, सिरिक्स पाया जाता है। उनमें लैरिंक्स नहीं होता, उनमें क्या होता है, सिरिक्स। पक्षी वर्ग जो है उनमें ध्वनि उत्पादन किसके द्वारा होता है, सिरिक्स द्वारा, सिरिक्स। यानी हम क्या पढ़ रहे थे, स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स, ये क्या था, श्वसन मार्ग का ये एक हिस्सा। स्तनधारी प्राणियों में ध्वनि उत्पादन का ये कार्य करता है। कितने जोड़ी वाक तंतु पाए जाएंगे इसके ऊपर, 2 जोड़ी वाक तंतु। महिलाओं में क्या होगा, ये वाक तंतु का आकार पुरुषों की तुलना में छोटा। और दूसरा एक कारण कि इनके वाक तंतु पर क्या है, चारों तरफ एडम एप्पल संरचना पाई जा रही है। और एडम एप्पल संरचना होने के कारण महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, पतली। उसके बाद में हमने देखा था कि ये जो यहाँ पर ध्वनि का उत्पादन हो रहा है, इस ध्वनि को बाद में आवाज़ में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा। और जीभ का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क में उपस्थित वाणी केंद्र द्वारा। और गूंगे व्यक्तियों में ये वाणी केंद्र विकसित न होने के कारण उनमें आवाज़ का रूपांतरण नहीं हो पाता, सिर्फ ध्वनि ही होती है। और हमने देखा कि पक्षी जो है उनमें ध्वनि उत्पादन के रूप में क्या पाया जाता है, सिरिक्स से पाया जाता है। लैरिंक्स के बाद में हम देखते हैं वायु कूपिका वगैरह, इनके बारे में जानते हैं। यानी अगला हमारा है कि वायु कूपिका। वायु कूपिका से क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान। कार्य तो यही है, क्योंकि हम श्वसन के क्या पढ़ रहे हैं, विभिन्न अंग पढ़ रहे हैं। तो वायु कूपिका क्या होती है, ये श्वसन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई से कहा जाता है, क्योंकि लास्ट में जाकर इसी से क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। श्वसन की प्रक्रिया का मतलब लास्ट में फेफड़ों तक भारी गैस का वातावरण के द्वारा जो गैस हमें मिल रही है, उसका लास्ट में फेफड़ों तक कौन पहुँचा रहा है, वायु कूपिका। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि श्वसन की संरचनात्मक और प्लस में क्या, क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वायु कूपिका। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका। इसी प्रकार श्वसन तंत्र जो है उसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं श्वसन प्रणाली में वायु कूपिका जो वो क्या है, उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और मैंने आपको संरचना में बताया था कि जो दोनों फेफड़े हैं उनके नीचे एक संरचना और पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, तनुपट या फिर डायाफ्राम। डायाफ्राम की यदि बात करें थोड़ी बहुत, तो डायाफ्राम किससे बना होता है, मांसल पट्ट होता है, किसका, पेशियों का बना।
मांसल भाग होता है किसका? पेशियों से बना हुआ, पेशियों से बना हुआ, जो किस में पाया जाएगा? केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है डायफ्राम? केवल स्तनधारियों में, केवल स्तनधारियों में। अब इम्पोर्टेंट इसमें से क्या होगा? इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में। लेकिन इसका है एक अपवाद, क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसा प्राणी है? उभयचर है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? डायफ्राम की उपस्थिति मिलती है, यानी इसमें डायफ्राम में पाया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था श्वसन के बारे में, यानी श्वसन रियल में क्या था? ग्लूकोज पर ऑक्सीजन का आक्रमण जब हो जाता है तो उसके बाद में उसका CO2 जल और ATP के रूप में, ऊर्जा के रूप में टूटना ही क्या कहलाता है? श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। एक आपने पढ़ा होगा कि ब्रीथिंग यानी कि श्वसन जो हम करते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। श्वसन और श्वसन दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। श्वसन क्या चीज़ है? वो तो क्या थी? रासायनिक प्रक्रिया थी। श्वसन क्यों थी? क्योंकि उसमें ग्लूकोज का अणु था, उसका कुछ न कुछ, उसकी ग्लूकोज की क्या थी? एक भौतिक संरचना खुद की अलग, एक तो इसकी खुद की भौतिक संरचना और इसका एक रासायनिक संगठन, खुद का एक रासायनिक संगठन होता है। लेकिन जैसे ही इस पर ऑक्सीजन आक्रमण कर रही थी तो ये आगे जाकर CO2, H2O और ATP के रूप में टूट रही थी ना, तो ये CO2, H2O इनके जो रासायनिक गुण है वो इस ग्लूकोज के साथ में मैच नहीं करते, यानी कैसी प्रक्रिया बन गई? फिर एक रासायनिक प्रक्रिया। जबकि श्वसन क्या प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया का मतलब जिसमें रासायनिक रूप से कोई भी परिवर्तन नहीं हो। बंद करते हैं।